Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 11 April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, what is the normal color of amniotic fluid when the water bag ruptures? डिलीवरी के दौरान जब वाटर बैग रप्चर होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड किस कलर का आपको दिखाई दे कि आप इसे नॉर्मल मानेंगे? क्लियर कलर्ड, ग्रीनिश कलर्ड, ब्राउन कलर्ड या गोल्डन कलर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस है वो वुम्ब में 2 लेयर्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है, कवर्ड रहता है, और ये दोनों लेयर्स मिलकर एक सैक का फॉर्मेशन करती हैं। बाहर वाली लेयर को हम कोरियन के नाम से जानते हैं और अंदर वाली लेयर जो कि फीटस के पास होती है उसे हम एमनियन के नाम से जानते हैं। इस लेयर कवरिंग और बच्चे के बीच में एक लिक्विड या फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इसे हम एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अगर बैग ऑफ वाटर रप्चर होने के बाद इस एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्लियर है, यानी बिना किसी कलर के है, कलरलेस है, तो इसका मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल है, बच्चा भी नॉर्मल है। अगर इस एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश हो जाता है तो इसका मतलब है कि बेबी ने अपना फर्स्ट स्टूल, जिसे म्यूकोनियम कहते हैं, पास कर दिया है और अब इस म्यूकोनियम के बच्चे में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जाकर उसे ऑब्स्ट्रक्ट करने की क्षमता है, यानी कि म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम हो सकता है अगर बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का है। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड ब्राउन कलर का हो तो इसका मतलब है बच्चे की डेथ हो चुकी है। ब्राउन कलर या डार्क टोबैको कलर एमनियोटिक फ्लूइड शोज डेथ ऑफ फीटस। इसके अलावा यदि एमनियोटिक फ्लूइड गोल्डन कलर का हो तो इसका मतलब है बच्चे में RH इनकम्पैटिबिलिटी मौजूद है। और यदि सैफ्रॉन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो, यानी कि ग्रीनिश येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो, तो इसका मतलब है बेबी पोस्ट मैच्योरिटी स्टेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लेप्रोमेटस लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में लिम्फोसाइट्स का इंजेक्शन देना किसका एग्जाम्पल है? इन्नेट इम्यूनिटी का, एडॉप्टिव इम्यूनिटी का, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये एडॉप्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, जिसे आप हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है। इस डिजीज़ के अंदर नर्व, स्किन, आइज़, नेज़ल म्यूकोसा आदि प्रभावित होती हैं। लेप्रोमेटस लेप्रोसी की यदि बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेप्रोसी में स्किन के अंदर पेल मैक्यूल्स का फॉर्मेशन देखा जाता है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी बेसिकली क्या है इसे समझ लेते हैं। जब किसी पर्सन को कोई डिजीज़ होता है, कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, तो हमारी बॉडी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इम्यूनिटी तैयार करती है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। ये एंटीबॉडी इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये एंटीबॉडीज़ कुछ समय तक या कुछ डिजीज़ेज़ में पूरी लाइफ पर्सन की बॉडी में मौजूद रहते हैं
और फ्यूचर में इसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आने पर, इनके अटैक होने पर इन्हें आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ये ही एक्चुअली एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एनालाइजेस द लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ अ चाइल्ड विथ हीमोफीलिया। The nurse understands which result will most likely be abnormal in this child. किसी हीमोफीलिया डिजीज से सफरिंग बच्चे में कौन सी फाइंडिंग एबनॉर्मल मिल सकती है, ये आपको बताना है। प्लेटलेट काउंट, हिमेटोक्रिट लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल या फिर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। The right answer is option D, partial thromboplastin time. हीमोफीलिया डिजीज के अंदर आपको किसी भी पर्सन में पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम अल्टर्ड मिलेगा। ऐसा क्यों है, आइए जान लेते हैं। हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कोagulation प्रोटीन। हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट बनाने के लिए जो कोagulation फैक्टर्स चाहिए होते हैं, उनकी कमी के कारण हीमोफीलिया डिजीज़ हो जाता है। हीमोफीलिया डिजीज़ को हम रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं और इस डिजीज़ के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण ब्लड क्लॉट का निर्माण नहीं होता। इन पेशेंट्स को यदि थोड़ी भी इंजरी हो जाए तो वहाँ से एक्सेसिव मैसिव ब्लीडिंग देखी जाती है। हीमोफीलिया को हम फर्दर हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी होती है, जबकि हीमोफीलिया बी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। सो देयर इज अ एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। एबनॉर्मल लेबोरेटरी रिजल्ट इन हीमोफीलिया इंडिकेट अ प्रोलॉन्ग्ड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम नॉर्मल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, प्रोलॉन्ग्ड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई। आपको बताना है ग्राम पॉजिटिव कोकाई का एग्जाम्पल कौन सा है। स्ट्रेप्टोकोकस, निजेरिया, इस्चीरिया या कॉर्नी बैक्टीरियम। The right answer is option A, it is Streptococcus. Streptococcus is a gram-positive cocci. Streptococcus gram-positive cocci बैक्टीरिया द्वारा एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कॉज किया जाता है, जिसे हम स्ट्रेप थ्रॉट के नाम से जानते हैं। इस बैक्टीरिया को हम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही कंटेजियस बैक्टीरिया है जो कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ड्रॉपलेट्स कफिंग और स्नीजिंग के बाद देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ नर्सिंग ऑफिसर यू आर असेसिंग अ क्लाइंट सर्जिकल इंसिजन फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, which finding at the surgical site is interpreted as normal finding। किसी पेशेंट में सर्जिकल वुंड को असेस करते हुए आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग मिले जिसे आप नॉर्मल कहेंगे। सर्जिकल साइट्स का रेड हार्ड होना, या फिर वहाँ पर सीरस ड्रेनेज की मौजूदगी, या फिर प्रूलेंट ड्रेनेज का होना, या फिर वार्म टेंडर स्किन का होना। कौन सी फाइंडिंग सर्जिकल साइट पर नॉर्मल मानी जाएगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज सीरस ड्रेनेज। सर्जरी के बाद सर्जिकल साइट से सीरस ड्रेनेज निकलता है, सीरस फ्लूइड निकलता है और ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। सीरस ड्रेनेज इज अ एक्सपेक्टेड फाइंडिंग एट द सर्जिकल साइट। Other options indicate signs of wound infection. Signs and symptoms of infection include warm, red, tender skin around the incision. अगर सर्जिकल साइट के आसपास की स्किन
टच करने पर वार्म हो, देखने में रेड हो और टच करते ही पेशेंट को दर्द महसूस हो यानी टेंडरनेस फील हो, तो इसका मतलब है कि इस एरिया में इन्फेक्शन हो गया है। वुंड इन्फेक्शन यूजुअली अपीयर्स 3 to 6 days आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद अगले 3 से 6 दिन में वुंड इन्फेक्शन ज़्यादातर देखा जाता है। द क्लाइंट ऑल्सो में हैव फीवर एंड चिल्स। इन्फेक्शन के कारण पर्सन को फीवर आना, चिल्स लगना, ये नॉर्मल देखी जाने वाली फाइंडिंग्स हैं। प्रूलेंट मटेरियल में एग्जिट फ्रॉम ड्रेन्स और फॉर्म सेपरेट वुंड एजेस। प्रूलेंट का मतलब होता है बदबूदार। वुंड से यदि प्रूलेंट मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इन्फेक्शन मौजूद है। Infection may be caused by poor aseptic technique or a contaminated wound before surgical exploration. Existing client conditions such as diabetes mellitus or immunocompromised may place the client at risk. सर्जरी से पहले सर्जिकल साइट पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या फिर सर्जरी के दौरान प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल ना किया जाए या फिर पेशेंट को डायबिटीज़ हो या फिर पेशेंट की इम्यूनिटी कमज़ोर हो, तो ऐसे लोगों में सर्जरी के बाद इन्फेक्शन ज़्यादा होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू किल स्पोर्स इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करते समय स्टरलाइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर और ड्यूरेशन ज़रूरी होता है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 12 मिनट्स, 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 12 मिनट्स, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 12 मिनट्स और 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 12 मिनट्स। प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी हम ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो हमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 15 मिनट्स के लिए 15 LBS या 15 पाउंड प्रेशर पर सब्सटेंस को रखना होता है। इससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज मिट्रल रीगर्गिटेशन। मिट्रल रीगर्गिटेशन के लिए क्या कारण माना जाता है? ट्यूमर, बैक्टीरियल वेजिटेशन, लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बस या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। इन चारों ऑप्शंस में से किसके कारण मिट्रल रीगर्गिटेशन हो सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ड्यू टू बैक्टीरियल वेजिटेशन। आइए इसके बारे में और जान लें। A backflow of blood from left ventricle into left atrium resulting from imperfect closure of mitral valve called mitral regurgitation। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है और ये इसके 4 चैम्बर्स हैं। ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है जिसे हम मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। अगर ये वाल्व किसी कारण से प्रॉपरली क्लोज ना हो पाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट एट्रियम की तरफ मूव करने लगेगा और इसे ही हम मिट्रल रीगर्गिटेशन के नाम से जानते हैं। नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर हमेशा जो ब्लड है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, लेकिन मिट्रल रीगर्गिटेशन होने पर ब्लड का बैकफ्लो देखा जाता है, यानी वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ। बैक्टीरियल वेजिटेशन मीन्स अ मॉर्बिड लग्जूरियस आउटग्रोथ ऑफ एनी बैक्टीरिया ऑन एनी बॉडी पार्ट, एग्जाम्पल वाल्व। अब इस मिट्रल वाल्व के क्लोज ना हो पाने का कारण बैक्टीरियल वेजिटेशन को माना जाता है। बैक्टीरियल वेजिटेशन का मतलब है अगर इस वाल्व के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए, तो इसके कारण ये प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएंगे, क्लोज नहीं हो पाएंगे और इस इम्परफेक्ट क्लोजर के कारण ये सिचुएशन देखी जाएगी। इसके अलावा कुछ और
कारण हो सकते हैं जिसमें ये वाल्व प्रॉपर क्लोज नहीं होते, जो कि हैं कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ वाल्व। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में जन्मजात रूप से ये वाल्व प्रॉपर तरीके से बने ही नहीं हैं तो वहाँ पर इम्परफेक्ट क्लोजर देखा जा सकता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एग्जाम्पल मार्फन डिजीज़। अगर किसी को मार्फन डिजीज़ है तो उसमें भी ये वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं होंगे। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी इम्पॉर्टेंट रीजन, यहाँ पर जो हार्ट की एंडोकार्डियम है उसमें इन्फ्लामेशन देखी जाती है। इस्चेमिक डैमेज ऑफ वाल्व और इट्स सपोर्टिंग कॉर्डे टेंडेनीज। अगर किसी सिचुएशन में वाल्व या इसकी सपोर्टिंग टेंडेंस तक ऑक्सीजन ना पहुँचे तो वहाँ की सेल्स डेथ हो सकती हैं और डेड सेल्स के कारण प्रॉपर क्लोजर नहीं होगा। रूमेटिक वाल्वाइटिस के कारण भी ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है और मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स में बी द अनदर रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल डिसइंफेक्टेंट विच एक्ट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज। ऐसा कौन सा केमिकल डिसइंफेक्टेंट है जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचाता है? क्लोरीन, फॉर्मेल्डिहाइड, अल्कोहल या फिनॉल? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज फिनॉल। फिनॉल एकमात्र ऐसा डिसइंफेक्टेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 10 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्लेफ्ट लिप की सिचुएशन में, इन परफोरेट एनस होने पर, ट्रांस इसोफेजियल फिस्टुला होने पर, कंजेनाइटल हार्ट फेलियर होने पर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लेफ्ट लिप। रूल ऑफ 10 क्या है इसे भी हम समझ लेते हैं। रूल ऑफ 10 इज अ क्राइटेरिया यूज टू जज द रेडीनेस ऑफ इन्फेंट फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप। कई बार आपने देखा होगा जन्म के बाद बच्चों के लिप्स प्रॉपरली नहीं होते, उनके बीच में ब्रेकडाउन देखा जाता है। इस सिचुएशन को क्लेफ्ट लिप कहते हैं। इस क्लेफ्ट लिप को सर्जरी द्वारा रिपेयर किया जाता है। अब ये बच्चा इस सर्जरी के लिए तैयार है या नहीं, इस चीज़ को असेस करने के लिए हम रूल ऑफ 10 का क्राइटेरिया असेस करते हैं। इस रूल ऑफ 10 के क्राइटेरिया के अंतर्गत क्या क्या देखा जाता है इसे भी जान लें। बच्चे का, इन्फेंट का जो वज़न है वो कम से कम 10 पाउंड होना चाहिए। बच्चे की एज कम से कम 10 सप्ताह की होनी चाहिए। बच्चे में हीमोग्लोबिन का लेवल कम से कम 10 ग्राम होना चाहिए और बच्चे में WBC सेल का काउंट कम से कम 10,000 होना चाहिए। अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी इन 4 क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो उसमें हम क्लेफ्ट लिप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिएगा, वेट 10 पाउंड होना चाहिए, एज 10 वीक होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन 10 ग्राम होना चाहिए और WBC काउंट 10,000 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स डिजीज इज। मीजल्स डिजीज होने पर मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन के रूप में क्या हो सकता है ये आपको बताना है। क्राउप, न्यूमोनिया, ओटाइटिस मीडिया या फिर मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो मेनिंजियल लेयर्स कवर करती हैं उनमें और ब्रेन खुद में अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस के नाम से जानी जाती है और ये मीजल्स डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट और सीरियस कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। क्राउप डिजीज़ अपर एयरवे का इन्फेक्शन है जिसके कारण बच्चों में ब्रीथिंग स्टॉप हो सकती है और बार्किंग कफ देखा जाता है। क्राउप डिजीज़ को हम लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस के नाम से भी जानते हैं। न्यूमोनिया लंग्स को इन्फेक्ट करने वाली कंडीशन है जिसमें इन्फेक्शन के कारण लंग्स प्रभावित होते हैं। न्यूमोनिया को वेट लंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन इज। आपको बताना है कि किस सिचुएशन के होने पर हमें सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ही डिलीवरी कंडक्ट करवानी चाहिए। प्रीवियस LSCS होने पर, फीटल डिस्ट्रेस होने पर, ब्रीच प्रेजेंटेशन होने पर, या टाइप 4 प्लेसेंटा प्रेविया होने पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइप 4 प्लेसेंटा प्रेविया होने पर जो सर्वाइकल ओएस है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड होता है और इस सिचुएशन में हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते। वहाँ पर हमें सिजेरियन सेक्शन द्वारा ही डिलीवरी करवानी चाहिए। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जिसमें आप सिजेरियन सेक्शन द्वारा ही डिलीवरी करवा सकते हैं, जैसे टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी वुमेन का जो पेल्विस है वो चाइल्ड बर्थ के लिए नॉर्मल डायमेंशंस में नहीं है, यानी बच्चे का बर्थ कैनाल से होकर गुजरना असंभव है। उस सिचुएशन में हमें सिजेरियन सेक्शन करवाना चाहिए। या फिर किसी वुमेन को सर्वाइकल कैंसर है एडवांस स्टेज का, या फिर वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इन सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन सेक्शन ही करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ब्रेन बैरियर इज इफेक्टिव अगेंस्ट द पैसेज ऑफ। ब्लड ब्रेन बैरियर किसकी पासेज को रोकता है? ऑप्शन ए, न्यूट्रिएंट सच एज ग्लूकोज, वाटर, मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया, या फिर एनेस्थेटिक्स। The correct answer is option C. It is metabolic waste such as urea. ब्लड ब्रेन बैरियर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि हमारे ब्रेन में डेंजरस सब्सटेंसेस की एंट्री को रोकती है। इस ब्लड ब्रेन बैरियर के द्वारा मैक्रो प्रोटीन, लिपिड, वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, इंसुलिन, टॉक्सिक, ये सभी ब्रेन तक ना पहुँचें इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है यह आपको बताना है। ए, डी, जी या एम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है जो कि बच्चे तक ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू पहुंचकर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सभी इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप में सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है जो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का लगभग 80% होता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंचता है और वहां पर इम्यूनिटी जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with atrial fibrillation who is receiving maintenance therapy of warfarin sodium has an prothrombin time of 35 seconds. On the basis of these laboratory value, the nurse anticipates which prescription? किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ और उसके बाद उसे वॉरफेरिन एंटीकोगुलेंट दिया जा रहा है। इस वॉरफेरिन एंटीकोगुलेंट की प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करवाने पर हमें वैल्यू मिलती है 35 सेकेंड्स। तो इस लेबोरेटरी फाइंडिंग के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, एडिंग अ डोज ऑफ हिपेरिन सोडियम। अब हम इस पेशेंट को हिपेरिन सोडियम देना शुरू करेंगे। या फिर होल्डिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफेरिन। अब इस वारफेरिन की नेक्स्ट डोज नहीं दी जाएगी। या फिर इंक्रीज द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन की अगली डोज को हम बढ़ा देंगे। या फिर एडमिनिस्ट्रिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफेरिन, हम अगली डोज एडमिनिस्टर कर देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस सिचुएशन में हम अगली डोज को होल्ड कर लेंगे। आइए इसके रैशनल के बारे में जान लें। द नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज 11 to 12.5 seconds. A therapeutic PT level is 1.5 to 2 times higher than the normal level
Because the value of 35 seconds is high, the nurse should anticipate that the client would not receive the further doses at the time. Therefore, the prescription noted in the remaining options are incorrect. नॉर्मली जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो 11 से 12.5 सेकेंड के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर इसकी मात्रा इससे लगभग 2 गुना हो जाए, यानी अगर ये 24 सेकेंड्स तक भी वैल्यू होती तो हम इसे नॉर्मल मानते, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो 35 सेकेंड्स हो गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इस सिचुएशन में हम पेशेंट के अंदर अगली डोज नहीं एडमिनिस्टर करते, क्योंकि ये अब टॉक्सिक लेवल की तरफ जा रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेपेरिन का एंटीडोट इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, जो कि होता है प्रोटामीन सल्फेट। और वारफेरिन का एंटीडोट यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे विटामिन के। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।